हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि आपको मैं अपठित बोध के जो हमारे दो क्वेश्चंस रहते हैं, गद्यांश और पद्यांश, इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग जो है इनकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो लास्ट वीडियो हमने देखा अपठित गद्यांश के करीबन 12 गद्यांशों को हमने पढ़ा, समझा और सॉल्व किया। देखिए, गद्यांश हम ये नहीं कह रहे जो हमने पढ़े या जो पद्यांश हम पढ़ने वाले हैं वो आएंगे। इनकी प्रैक्टिस से क्या मतलब होता है? देखिए, इनकी प्रैक्टिस से ये मतलब होता है कि जब हम कांस्टेंट कई चीज़ों को कई बार करते हैं तो वो चीज़ हमारी आदत में आती रही। अब जैसे हम गद्यांश हमने किया, अब एक साथ पढ़ते पढ़ते जैसे स्टार्टिंग वाले गद्यांश में हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या आंसर लिखेंगे। दूसरे से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तीसरे से आया, चौथे से आया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो कहते हैं ना, एक माइंड खुलता जाता है, चीज़ों को हम बहुत जल्दी ग्रैब करने लगते हैं और हम अच्छे से आंसर क्वेश्चन समझ पाते हैं और आंसर लिख पाते हैं। ये चीज़ होती है। अब यही चीज़ हमें काव्यांश में समझनी है। अब काव्यांश में जो आपको सबसे बड़ी मुश्किल जो लगती है वो होती है काव्य पंक्तियों का अर्थ समझना। देखिए, कुछ काव्य पंक्तियों का अर्थ तो आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा टफ दे देती हैं तो शायद आपको समझना दिक्कत हो। तो उस कंडीशन में कभी भी अपना टाइम वेस्ट उन काव्य पंक्तियों को समझने में मत करना, ठीक है? क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है हमारे पास, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो उस लिमिटेड टाइम में आप ये सोचो कि आप एक ही काव्य पंक्ति पढ़ो और उसको अर्थ को समझने बैठोगे तो वहाँ हो जाएगी दिक्कत। वो आपको काम नहीं करना है, ठीक है? तो काव्यांश को करने के कुछ टिप्स होते हैं, मैं आपको इनको बताती हूँ कैसे होती हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला है कि 3 घंटे जो हमें राइटिंग टाइम मिल रहा है उससे पहले आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा। उस 15 मिनट को आपको बांटना है 2 सेक्शन में। पहला सेक्शन आपका होगा 7 मिनट का और दूसरा सेक्शन होगा 8 मिनट का। अगर आप रीडिंग में अच्छे हो तो बहुत अच्छे से करना। अब आपके पास आ रहे हैं 4 खंड, उन 4 खंडों में खंड का को आपको हटा देना है। तो जो 7 और 8 मिनट के सेक्शंस आपने किए हैं ना, उन 7 मिनट में आपको पेपर को करना है रीड, और जब आप रीड करने बैठोगे तो आपको का सेक्शन देखना ही नहीं है 7 मिनट्स में। खा सेक्शन से लेकर गा सेक्शन तक पूरा करना है आपको, और उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं गा सेक्शन आ रहा है, उस गा सेक्शन में आपके पास जो पठित गद्यांश और काव्यांश आए हैं उसके आंसर निकाल लेना। ये काम आपको करना है पहले 7 मिनट्स में, ठीक है? फिर उसके बाद आपके बचे हुए 8 मिनट में आप दोगे कहाँ? अपठित बोध, यानी कि का खंड में। का खंड में आपको गद्यांश, मैंने जैसे पहले बोला, गद्यांश को बाद में पढ़ो। पहले आप, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई तो गद्यांश पढ़ो, आप एक ही बार में समझ जाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन पढ़ो, उस आंसर को खोजो गद्यांश में, और सेम यही टेक्निक अपनाओगे काव्यांश में। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर को ढूंढो काव्यांश में। पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार बैठ जाते हैं तो फिर जब आप काव्यांश पढ़ोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये एक छोटी सी टिप थी जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी से आंसर्स को निकाल पाओगे। कभी भी काव्यांश अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है तो अर्थों में मत उलझना। उसको पढ़ने और समझने बैठे तो समझ लो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। चलिए, अब इसी को, अब टाइम ना जाए, काव्यांश बहुत अच्छे से समझ में आए, तो बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पे आपको काव्य पढ़ना चाहिए। वही काम मैं यहाँ कर रही हूँ। मैं आपके लिए करीबन 12 काव्यांश लेकर आऊँगी। मैं अर्थ नहीं समझाऊंगी, मैं पहले बोल रही हूँ, काव्यांश का अर्थ मुझे नहीं समझाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, मैं काव्य पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के आंसर हमें काव्यांश से ढूंढने। हम काव्यांश पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स नहीं ढूंढेंगे, हम क्वेश्चंस पढ़ने के बाद काव्यांश से आंसर ढूंढेंगे। तो ये हम अपोजिट काम करेंगे। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को समझना जरूरी है। आप लोग बहुत बोलते हो ना कि काव्यांश गद्यांश का ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यही है। क्वेश्चन से आप जाइए गद्यांश और काव्यांश में और वहां से क्वेश्चन आंसर्स निकालिए, ठीक है? चलिए देखते हैं। क्लास 9 10th का हमारा जो बोध है वो है अपठित काव्यांश, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं हम, सिर्फ ये चीज़ क्लास 9 10th में नहीं आती, ये 6 से लेकर 12th तक आती है। आप किसी भी क्लास में हैं, इनको देखकर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब ये जो लेटेस्ट सीबीएसई का जो हमारे पास में पेपर आया, उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि आपके पास जो गद्यांश और काव्यांश, जो काव्यांश आ रहे हैं, इसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, अति लघु प्रश्न भी है और लघुत्तरीय प्रश्न भी है। तो हर तरीके के प्रश्न आपके पास में आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको आज प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, अब यहाँ पर प्रश्नों के सही विकल्प हमें ढूंढने। देखिए क्या है, चमड़े का रंग मनुष्य मनुजता को बांटे है, यह है जघन्य अपमान प्रति का मानव का। धरती पर घृणा जिए मर जाए प्रीति प्यार, यह धर्म मनुज का नहीं धर्म दानव का है। चर्म मतलब चमड़ी, पहली लाइन ही बता दी गई है कि यहाँ पर चमड़े के रंग से होने वाले भेदभाव के ऊपर एक व्यंग्यात्मक कविता है। ये पहली ही पंक्ति में इस चीज़ को बता दिया गया है कि इसमें भेदभाव होता है, धर्म होते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं। तो इस तरह का धर्म व्यक्ति मनुष्य का नहीं दानव का होता है। हाँ, प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का क्या अर्थ यहाँ। यानी कि क्या हुआ, ये पूरा जीवन का जो महाकाव्य का सार है वो है प्रेम। मनुष्यता किसके पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। यदि वही नहीं तो सृष्टि सभ्यता जड़ मृत्य है, यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ यहाँ। है गर्व तुम्हें तो अपनी उज्जवल सफेदी पर, यानी कि बहुत सारे लोगों को अपने गोरे रंग पर जो है बहुत घमंड होता है, उनके लिए है। वह मिथ्या है, छल है, घमंड है चेहरे का, यानी वो झूठ है, घमंड है तुम्हारे चेहरे का, वो शाश्वत नहीं है। रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, बाहरी रंग तो द्वारपाल है पहरे का। आपका भीतर का रंग मतलब क्या होता है, आपका स्वभाव क्या है, आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, आपकी विनम्रता, आपकी उदारता, ये है भीतर का रंग। दुनिया ऐसी तस्वीर जिसके खाके में आधी गोराई तो आधी कजलाई है, पावों के नीचे यदि गौड़ वर वसुधा है, तो सिर पर श्याम गगन की छाया छाई है। तो प्रकृति ने ही गौर, देखिए धरती जो है वो थोड़ा डार्क होती है, आसमान सफेद होता है, बताया है ना। तो यहाँ पर प्रकृति ही इस तरीके से सफेद गोरी, चल सफेद भी है और सांवली भी है। अब इस पर आधारित आपके पास 5 प्रश्न है, जिसमें बहुविकल्पीय भी हैं, अति लघु भी है और लघु उत्तरीय भी है। काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है, रंग भेद का उल्लेख है ना। तो चलिए देखिए क्या है, काव्यांश में मुख्य रूप से रंग भेद की समस्या का उल्लेख किया गया। बस आप पढ़ो और मगर बस ध्यान रखना कि सारा ध्यान आपका उसी पे होना चाहिए। आप पूरे अर्थ पे नहीं जाओगे तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि काव्य में बोला क्या जा रहा है। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो चलिए कथन 1 देखते हैं, फिर कारण आर देखते हैं। कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ है। किसका जीवन व्यर्थ है, जीवन तब व्यर्थ होता है जब उसमें प्रेम नहीं होता। बात सही है, जब हम मनुष्य होते हुए दूसरे मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन तो व्यर्थ ही है। तो यहां पर क्या होगा, कथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट आते हैं, उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है। अब उन्होंने बोला ना उज्जवल सफेदी पे गर्व, यानी कि जो लोग गोरे होते हैं उन्हें अपनी जो गोरे रंग पर बहुत घमंड होता है ना। गाना भी है ना, गोरे रंग पे ना इतना घमंड कर, ठीक है। तो यहाँ पर उज्जवल सफेदी पर गर्व का क्या मतलब है, सदियों की परंपरा का पालन, बाजार का दबाव और रंगभेद, मिथ्या छल और अभिमान, सत्य अभिमान और यकीन। तो उन्होंने क्या बोला था, ये जो रंग है ये मिथ्या है, छल है, अभिमान है, ये चीज बोली थी। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, उज्जवल सफेदी पे गर्व का मतलब है जिस रंग पर आप घमंड कर रहे हो वो झूठी है, दूसरों के लिए छलावा है और साथ ही साथ घमंड भी है। तो ये चीज आपकी होगी। नेक्स्ट आते हैं, कवि कहता है रंगों का राजा तो रंग भीतर वाला। भीतर रंग का क्या तात्पर्य है, भीतर का रंग यानी कि आपका स्वभाव एक मनुष्य होते हुए दूसरे के साथ किस तरीके का है, आपका व्यक्तित्व क्या है, ये चीज। तो देखिए क्या है, भीतर वाले रंग का तात्पर्य है मनुष्य का आंतरिक गुण और उसका स्वभाव। बात है कि जब आप किसी दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हो तो आपका व्यवहार किस तरीके का है, इस पर डिपेंड है। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति में कौन सा प्रतीक दिया गया है, धरती और आसमान का। राधा कृष्ण धरती और आसमान का, नदी और सागर का, मनुष्य और दानव का। तो सही क्या है, ओके। तो यहां पर देखिए काले रंग में प्रकृति का कौन सा प्रतीक दिया गया है। तो प्रकृति का जो प्रतीक दिया गया
उसमें उसके हिसाब से तो धरती और आसमान है, मनुष्य और दानव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर धरती और आसमान होगा, मनुष्य और दानव नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये गलत लगा हुआ है। सही ऑप्शन धरती और आसमान का है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। फिर से अब हमारे पास दूसरा काव्यांश आ गया। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर काव्यांश देखते हैं। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर। 2 दिनों के बाद आज लौटा हूं वापस, अजीब गंध है घर में, किताबों कपड़ों और निर्जन हवा की फेंटी हुई गंध है। फेंटी हुई गंध का मतलब क्या है कि बहुत सारा, तो बहुत, इन्होंने जैसे पहली पंक्ति में ही बता दिया क्या, मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे बूटों ने फेंके हैं अंकुर। इससे पता चल गया कि हमारे जो कवि हैं ये बहुत दिनों से बाहर थे, आज जब घर आए हैं तो उनकी पोटली में कुछ अनाज बंधा था जिसमें से अंकुर फूट गए हैं। ठीक है, तो वो घर बहुत दिनों से अंदर से बंद था, उसमें एक निर्जन हवा थी क्योंकि फ्रेश एयर नहीं आ रही थी, और वहां पर रखी हुई चीजों की एक मिली हुई सी गंध आ रही थी। पड़ी है चारों ओर धूल की एक परत और जकड़ा है जग में बासी जल। जग में जो रखा था वो पानी बासी हो गया। जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा यह निर्जन मकान मेरे साथ, तट की तरह स्तर पर गतियों से भरा, सहजता जल का समस्त कोलाहल। सूख गए हैं नीम के दातौन और पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर। तो किस तरीके से, क्या नीम की दातून थी वो सूख गई है, अब उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने साथ बताया कि बहुत सारे यात्राएं की हैं, यानी कि हमारे कवि जब जब यात्राओं पे जाते थे तो ये मकान अपनी जगह रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी यादों के साथ ये यात्रा करता था। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर। ये घर निर्जन है, यानी कि जब हमारे कवि चले जाते हैं तो घर में कोई नहीं रहता। उस समय वहां पर सजीवता का सिर्फ एक उदाहरण था, वो था उन दानों में से अंकुर का फूटना। खोलता हूं खिड़की और चारों ओर से दौड़ती है हवा, मानो इसी इंतजार में खड़ी थी पल्लों से सट के, पूरे घर को जल भरी तसल्ली ही सा हिलाती। यानी कि जल भरी तसली होती है ना, जैसे आप एक तसली का मतलब होता है फ्लैटन प्लेट होती है थोड़ा आवट वाली, जब उसमें पानी हो ना तो अगर हम इसको हिलाएं तो पानी बड़ी तेजी, तो हवा बहुत तेजी से आती है तो पूरे घर को हिलाती हुई जाती, क्योंकि इतने दिन से हवा उसके अंदर आ जा नहीं रही थी। मुझसे बाहर मुझसे अनजान जारी है जीवन की यात्रा, अनवरत बदल रहा है संसार। यानी कि जब मैं था तब भी यहाँ जीवन था, उन अंकरों के माध्यम से आज आया हूँ और खिड़की खोली है तो उस हवा का नाचना भी यहाँ पर जीवन परोस रहा है। अब इस पर पहला प्रश्न है, घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई है? एक मिली हुई सी, यानी कि एक बांसी सी गंध जो है ना। घर में किताबों और धूल की गंध पसरी है, फेंटी हुई गंध, जहां पर किताब है, धूल है, इन सभी की मिली हुई सी एक गंध जिसको फेंटी गंध उन्होंने कहा है। पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि वहां पर जीवन है, यानी कि वहां पर जब हमारे लेखक नहीं थे, घर में कोई नहीं था, तब भी यहाँ पर थोड़ा सा जीवन पनप रहा था। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि बहुत दिन हो गए हमारे लेखक को यहाँ से गए हुए। पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का अर्थ उर्वरता और नया जीवन है, यानी कि जब कोई नहीं था घर में तब भी यहाँ पे उर्वरता और नवजीवन बना हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहपाठी है। यानी कि अब मकान तो एक ही जगह है, वो जा तो सकता नहीं, लेकिन जब कभी हमारे कवि जो है वो बाहर यात्राएं कर रहे थे, उनके साथ वो भी यात्रा कर रहा था घर। अब इसका मतलब क्या है? यह भाव किस पंक्ति में है देखते हैं। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं अंकुर, नहीं। अजीब गंध है घर में किताबों कपड़ों और निर्जन हवा की, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। चौथा है, पूरे घर को जल भरी तसली सा हिलाती। तो यहाँ पर क्या है, तट की तरह स्थिर है। अब तट की तरह स्थिर क्या होता है? मकान है।
तब भी गतियों से भरा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। ये भाव बता रहा है मकान जड़ है और एक स्थान पर स्थित होने के बाद भी कवि की यात्राएं गतिशीलता में सहपाठी हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश की शैली किस प्रकार की है, चित्रात्मक है, विवरणात्मक है, कथ्यात्मक है या वर्णनात्मक है। तो ये पूरी जो कविता हमने पढ़ी, काव्यांश पढ़ा, ये है चित्रात्मक। हमारे सामने एक बंद घर का चित्र प्रस्तुत कर रही है, ठीक है, किस तरीके से वहां की हवा है, कैसा दृश्य है, सब कुछ हमें बता रही है। कथन और कारण पर विचार करिए। चलिए देखते हैं क्या है कथन। कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की स्थिति का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है। कवि अपने घर में अकेला है और उसके ना होने पर घर निर्जन था। तो चलिए देखें, तो कथन तो सही है मगर कारण भी सही है, क्योंकि उनके पीछे कोई था ही नहीं घर में, तभी घर निर्जन क्यों था। निर्जन, निर्जन का मतलब क्या होता है, मतलब व्यक्ति नहीं है, मगर वहां पर क्या कहते हैं, जीवन था, ये था अंकुर के रूप में। निर्जन का मतलब हुआ कि वहां पर कोई नहीं था, उनके घर में कोई नहीं रह रहा है। क्यों, क्योंकि भाई उनका घर बंद था, धूल थी, दातून सूख गई, जल बासी हो गया जग का, तो इस तरीके से उनके पीछे घर पर कोई नहीं। घर में कोई होता तो ये सारी चीजें तो नहीं होती ना। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। चलिए अब हम आ गए तीसरे काव्यांश में। क्या पूछा गया है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नथ हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झड़कर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही, सच हम नहीं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे। तो कहने का मतलब है हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने पहली लाइन में बता दिया, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष, यानी कि हम अपने जीवन को कितना क्रियान्वित रखते हैं, अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से हम किस तरीके से संघर्ष करते हैं, मुश्किलों से लड़ते हैं, यही सत्य है एक मनुष्य जीवन का। साथ ही एक लाइन उन्होंने बनाई, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झड़कर कुसुम, यानी कि जो झुका वो समझो कि मरई के समान है। जिस प्रकार से एक मुरझाकर एक फूल जो है वो पेड़ में से गिर जाता है, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियां मिली, काटे चुने कलियां खिली, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच महज ये संघर्ष है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना है, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोसना है, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच महज ये संघर्ष है। तो इस पूरे काव्यांश के माध्यम से समझा हमें क्या रहे, यानी कि इस जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए हमें खुद संघर्ष करना है। हमें कोई चीज अपने आप यानी कि स्वतः ही प्राप्त नहीं होगी। आपको कुछ भी जीवन में करना है उसके लिए चलिए संघर्ष करिए और तब आप आगे बढ़कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने हृदय का सत्य किसे खोजना है, यानी कि बताया गया कौन खोजेगा, अपने हृदय का सत्य स्वयं खोजना है। यहाँ पर हमें सारे काम स्वयं करने हैं, तभी वो संघर्ष है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, इसके लिए हमें खुद संघर्ष करना होगा। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आश्रय क्या है, अब बताइए। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का मतलब यहाँ पर बोला गया, तो उसका मतलब क्या है। साधुता और साधना से अमृत प्राप्त करना, योगाभ्यास व जिजीविषा से दीर्घ आयु हो जाना, अर्थ बल दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किए जाना। तो मरण अर्थात मृत्यु से जीतने का आश्रय है, जीवन के बाद भी जीवन आदर्श रूप के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। कहते हैं ना, जो व्यक्ति मरने के बाद भी याद किया जाता है उसने अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से संघर्ष किया और ऐसे कर्म किए कि आज वो व्यक्ति जब इस धरती पर नहीं है तो भी उसकी मिसालें दी जाती हैं, उसे याद किया जाता है।
तो हमेशा अपने जीवित रहते हुए ऐसे कर्म करो, ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत करो कि जब तुम नहीं होंगे तो उसके बाद भी तुम्हें स्मरण किया जा सके। यानी कि मरण और मृत्यु को हमने जीत लिया। मरने के बाद तो इंसान का शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग उसे याद करें यानी कि उसने कुछ तो ऐसा किया होगा ना। आकाश सुख देगा नहीं, दरसी पसीजी है कहीं का अर्थ है कि, अब इसका अर्थ क्या है चलिए देखते हैं। आकाश और धरती दोनों ही संवेदनशीलता नहीं है। ईश्वर उदार है, अतः वही सुख देगा, वही पसीजता है। जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन का दुख जीता, यानी कि आकाश हमें कुछ नहीं देगा, साथ ही धरती हमें कुछ नहीं देगी। ठीक है, हमें जो कुछ प्राप्त करना है वो अपने बल से प्राप्त करना है, अपने द्वारा करना है, वही दिया है। जुझारू बनना है यानी कि संघर्ष करके स्वयं जीवन के दुखों को दूर करना है। आप दुखी हो चाहे सुखी हो, ना आकाश करेगा ना धरती करेगी, जो करना है खुद हमें करना। अपने आप से लड़ने का अर्थ क्या है? हम अपने आप से लड़ें, इसका मतलब क्या है? अपने आप से लड़ने का अर्थ है अपनी दुर्बलताओं को अनदेखा ना करना, बल्कि उन्हें दृढ़ता से दूर करना। हमारे अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी जो है दुर्प्रवृत्तियां होती हैं, तो आपको उन्हें देखकर नजरअंदाज नहीं करना, आपको उनसे लड़ना है और लड़कर आगे निकलना है। ये नहीं कि ठीक है चलो होगा चलता है, नहीं, क्योंकि वो बुरी चीजें आपको आगे जाकर परेशान करेंगी, तो उनसे लड़ते हुए हम आगे चलना है। प्रश्न संख्या 5 कथन और कारण आधारित है। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। यानी कि हमारे जीवन में जो स्थितियां हमारे सोच के विपरीत हैं, हमें उनसे संघर्ष करना है। ठीक है, संघर्ष करेंगे तो वो हमारे अनुकूल बनेंगी, हम उन परिस्थितियों से लड़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास अगर मुसीबत आ रही है, तो यही जीवन की सच्चाई, क्योंकि हमारी सोची समझी चीज़ हमें हमेशा नहीं मिलती, कभी कदार मिलती है, हमेशा नहीं मिलती। हमेशा हमने जो सोचा है उसके विपरीत मिलता है और हमें उससे संघर्ष करना पड़ता है, यही जीवन की सच्चाई है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। अर्थात हम कभी अगर चल रहे हैं रास्ते में और हमने जो टारगेट डिसाइड किया, तो हमें लगेगा अरे अगर हमारे सामने मुसीबतें आ जाएंगी तो हम रास्ता भटक जाएंगे, तो एक ये डर है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कथन जो बोला गया है उसका कारण बिल्कुल सही कर रहा है। अब कैसे है मैं बता रही, देखिए, प्रतिकूल के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। अब प्रतिकूल स्थितियां क्या है? हमारा लक्ष्य संधान, हमने जो टारगेट लिया है, अब उस टारगेट हेतु भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। क्योंकि जहां हमने, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि नहीं मुझे जो है आज 2 चैप्टर पढ़ लेने हैं, आपने ये लक्ष्य संधान किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर है कि शायद हम ना कर पाए, तो सबसे पहले अपने उस डर को निकालिए। नहीं तो क्या होगा, आपकी वो विरुद्ध जूझती हुई जो प्रवृत्तियां हैं, आप उसको सच्चाई में नहीं बदल पाओगे, आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। तो पहला है, अगर आप अपना लक्ष्य साधना चाहते हो तो उन विपरीत परिस्थितियों से आपको लड़ना पड़ेगा, उस भय से आपको लड़ना पड़ेगा, तब आप वो सच्चाई यानी कि उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। और यही जीवन है ना, डर को पहले अपने अंदर से निकालना है। चलिए, अब हमारे पास है हमारा 4th काव्यांश। क्या दिया गया है? कोई खंडित कोई कुंठित, कृश बाहू पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे, बड़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धरातियों से रक्षित, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से लौटते, धूल में चिर परिचित। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? कुपोषण बालक, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, बहुत जगह आप जो है ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखोगे जिसके हाथ पैर शरीर सब दुबला है, लेकिन पेट बड़ा है और सर बड़ा है। तो ये होते हैं कुपोषण के शिकार, जिनको सही रूप से पोषण प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि विज्ञान यानी कि जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं, इनसे ये पूरी तरीके से वंचित होते हैं, इनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। पशुओं से भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर, यानी कि जैसे घास उगता है उस तरीके से ये उगते हैं और मर जाते हैं उसी तरीके से।
ये ढोते जीवन क्रम के क्षण कुल मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन जग जीवन धारा में बहते ये मूक पंगु बालू के कण। तो इन्हें जो कुपोषण बच्चे हैं उनको बालू के कण के साथ जो है बोला गया है कि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं लोग ध्यान नहीं देते, वैसे ही इन गरीबों के बच्चे होते हैं जिन्हें सही रूप से भोजन नहीं प्राप्त होता, पोषण नहीं प्राप्त होता, तो ये कुपोषित हो जाते हैं और इनकी तरफ समाज ध्यान भी नहीं देता। जिस तरीके से घास उगती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उसी तरीके से ये उगते हैं और सड़ जाते हैं। इनको फैसिलिटीज़ भी प्राप्त नहीं हैं, चिकित्सा की, शिक्षा की, ये सारी चीज़ें नहीं मिली हुई हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? दूसरे पद में कवि कह रहा है कि गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयां नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें ऐसे समझिए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये बच्चे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं और ऐसे ही मर रहे हैं, यानी कि जो एक चिकित्सीय सुविधा होनी चाहिए वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। काव्यांश आपके अनुसार किस विषय में लिखा गया है? देखिए, गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या, गांव के बच्चों में चेतना ज्ञान का अभाव, गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गांव में के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन। तो सही क्या है यहाँ पर? गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या का वर्णन है। गांव में पोषित खाना, जो एक पोषण वाला खाना होता है वो नहीं मिल पा रहा, जिससे वहां के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे। नेक्स्ट है, गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है? चलिए देखते हैं। कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित है। नेक्स्ट है, क्षीण काय किंतु कुल का मान का ध्यान करने वाले, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए, पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु असहाय व मूक। तो सही कैसा है? कुपोषित हैं, खिन्न हैं और अशिक्षित हैं, यानी कि उनको पोषण नहीं मिल रहा, वो दुखी हैं और साथ ही उन्हें शिक्षा भी प्रदान नहीं की जाती है। तो ये स्थिति है वहां के बच्चों की। काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? किस तरीके का प्रतीत हो रहा है? काव्यांश में कवि विकलांग बच्चों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। तो इस काव्यांश को लिखने का मतलब ही है, कवि चाहते हैं कि ऐसे कुपोषित बच्चों की तरफ जनता का ध्यान जाए और उन पर जो है कुछ किया जाए, इसीलिए उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो कैसा प्रतीत हो रहा है? वो ध्यानाकर्षित कर रहे हैं सभी पाठकों और श्रोताओं का ध्यान ऐसे कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी तरफ। ठीक है, अब कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, तृण तरुणों से उग बढ़। ठीक है, कारण है अर्थात घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तृण मतलब क्या होता है? घास। तरु मतलब क्या होता है? पौधों। घास पौधे जो अपने आप उगते हैं उन्हीं की तरह बढ़ रहे हैं और मर रहे हैं ये बच्चे। ठीक है, तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही है। अब हम आ गए अपने पांचवें काव्यांश में। पांचवा काव्यांश क्या दिया गया है? चलिए देखते हैं। टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे। पर पहुंचेगा पथी तो दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। गर्त शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला, हुए पिघल ज्योतिषिक तिमिर किसकी निश्चल बेला। तू मोती के दीप स्वप्न में रहा खोजता, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। धूल पोंछ कांटे मत गिन, छाले मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला। तुझे हो यदि अग्नि स्नात यह प्रलय महोत्सव, तभी मरण का स्वाति ज्ञान जीवन गाएगा। टकराएगा नहीं आज उन्मत्त लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर तुम आज अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे पार पाओगे? तो उसी तरीके से बताया गया कि एक नाविक एक तट से दूसरे तट पर जाने के लिए जब तक लहरों से नहीं टकराता है तब तक दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो तुम्हें अपने पैरों के नीचे सागर को लाना होगा, तब एक तट से दूसरे तट ही तुम जा पाओगे।
कहने का मतलब है तुम्हें अगर कुछ पाना है तो तुम्हें संघर्ष करना होगा। दिए गए काव्यांश का क्या उद्देश्य प्रतीत होता है? देखिए क्या है, हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा देना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जब हमें मन नहीं करता, बहुत सी ऐसी समय होता है, लेकिन ध्यान रखिए चाहे मन हो, शारीरिक कुछ भी हो, हमें हमेशा कार्य करता रहना चाहिए। आप बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई कहते हैं कि अब आप वृद्ध हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो, अब आपको काम नहीं करना। अगर आपका शरीर चल रहा है तब तक आप काम करते रहो। ये देखिए, क्योंकि जहां आपने अपने शरीर को आराम दिया उस शरीर में जंग लगना शुरू हो जाता है और 4 बीमारियां घेर लेती हैं। कहने का मतलब आप तब तक काम करते रहिए जब तक आपके पास काम करने की क्षमता है। आप काम करना मत छोड़िए। जैसे हम लोग क्या होता है ना, रिटायरमेंट की एज है 60 साल, बहुत सारे लोग 60 साल रिटायर हुए, अब घर पे रहेंगे। घर पे रहने से उनका स्वभाव, उनका शरीर सब कुछ खराब होता जाता है। जब तक आप काम करो तब तक करो, जब तक आपको मिल रहा है करते रहना चाहिए, शरीर में जंग नहीं लगने देनी चाहिए। वही चीज उन्होंने कहा कि हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा देता है। आप किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, कार्य करो। तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता, पंक्ति का भाग क्या है, मतलब इसका भाव क्या है? तू मोती के द्वीप, तुम चाह रहे हो कि तुम्हें एक खजाना पूरा मिल जाए। मोती के द्वीप का मतलब वो खजाना। स्वप्न में खोजता रहा, यानी कि तुम ये चाह रहे हो कि बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ मिल जाए। चले देखते हैं क्या सिमिलर हो रहा है। मोतियों के समान आंसुओं को स्वप्न में आने वाले सुंदर द्वीपों को नष्ट नहीं करना चाहिए। मोती के द्वीप खोजने के लिए सागर में दूर दूर तक कष्टदायी विचरण करना होगा। जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा। यदि ऐसा होगा तो जीवन शलासा जम जाएगा। नहीं, तो सही क्या है यहां पर है, जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा। यानी कि तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं सब कुछ आए, यानी कि तुम्हें मोती के द्वीप प्राप्त हो, यानी कि सारा धन दौलत सुख प्राप्त हो, तो वो खाली सपने में सोचने से नहीं आएगा। तुम्हें अपने यथार्थ में कार्य करना होगा, अपनी वास्तविकता जीवन में तुम्हें कार्य करना होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें सारे संसाधन, सारी चीजें प्राप्त हो पाएंगी। तीसरा है, तुझसे हो यदि अग्नि स्नात, पंक्ति का अर्थ क्या है? तुझसे हो यदि अग्नि स्नात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि तुम जीवन में कष्टतम परिस्थितियों को झेल लोगे तो जीवन तुम्हें बलिदान की सदैव प्रशंसा करेगा। यानी कि अब हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसे हम बहुत कष्टकारी समय कहते हैं। एक कष्ट होता है, कष्टतम मतलब अब हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अगर हमने उस समय को झेल लिया, ठीक है, कहने झेलने का तात्पर्य है उस विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को हमने सुदृढ़ रखा, सब कुछ रखा, तो याद रखना आगे आने वाले समय में लोग हमारी प्रशंसा ही करेंगे कि उसके जीवन में इतना कष्ट भरा समय था लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो आगे चलता रहा। ठीक, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, समय गतिशील है। सत्य है, समय गतिशील है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें अपने हाल की परवाह ना करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना चाहिए। आज हमारे पास दुख है, ठीक है, अब हम सोचे हमें दुख है, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, जब अच्छे दिन आएंगे तब हम करेंगे। ऐसा नहीं होता। चाहे समय जैसा हो, हमेशा चलता रहता है। आज समय अच्छा है, कल बुरा होगा, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। समय चाहे जैसा हो, हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर है कथन और कारण दोनों सही है। समय गतिशील है, हमें अपने हाल की परवाह नहीं करनी चाहिए। मतलब आज सुख है क्या दुख है इसमें नहीं देखना चाहिए। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। हमें सकारात्मक भाव से कार्य, हमें पॉजिटिविटी बनाते हुए अपने सारे कार्यों को करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, काव्यांश के अनुसार फूलों की ओट व सुरभि के घेरे व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य कर सकते हैं? फूलों की ओट, फूल की ओट मतलब क्या होता है? सुख। सुरभि मतलब क्या होता है? सुगंध। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। वे व्यक्ति के जीवन को अपनी सुगंध से शांत व एकाग्र कर सकते हैं। वे अपने औषधीय गुणों से व्यक्ति का जीवन व्याधि मुक्त कर सकते हैं।
वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फूल उर्वरता व समृद्धि का प्रतीक है। वे जीवन में ईश्वर के प्रति निकटता लाने में सहायक हो सकता है। तो यहाँ पर फूलों की ओट और सुरभि की घेरे हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति से विचलित कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने अपने जीवन में कोई टारगेट यानी कि लक्ष्य डिसाइड किया और उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो बहुत सारी सुख सुविधाएं संपन्नता हमें अपनी ओर खींचेंगी। फूलों की ओट और सुरभि, वो सुख संपन्नता, वो सारी चीजें हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। अगर वो हमें आकर्षित करेंगी तो क्या होगा, हम अपने लक्ष्य प्राप्ति से भटक जाएंगे, है ना। तो वही चीज है, काव्यांश के अनुसार फूलों की ओट और सुरभि के घेरे व्यक्ति को उसके जीवन में डिसाइड किए गए लक्ष्य की प्राप्ति करने के मार्ग से भटका सकते हैं। यानी कि वो आरामदेह चीजें हमें अपने कष्ट को भोगने से छोड़कर आराम करने के लिए बोल सकती है। जैसे आजकल होता है, भाई आपने लक्ष्य डिसाइड किया, क्या आपको 10th में बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है या 12th में अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपने एक टारगेट डिसाइड किया, ठीक है। अब आपको टारगेट आपने डिसाइड कर लिया, खूब मेहनत कर रहे हो, इतनी ठंड हो रही है, मन कर रहा है रजाई के अंदर घुस जाएं, चुपचाप सो जाएं। ये सुख आपको आकर्षित कर रहा है। अगर वो सुख की तरफ आप भाग गए तो आपका लक्ष्य आपसे छूट जाएगा, नहीं आएंगे 98% मार्क्स, कुछ भी कर ले जाओ, ठीक है ना। तो वो सुख सुविधाओं से आप भटक जाओगे। अब हमारे पास है हमारा 6th काव्यांश, क्या है, कोलाहल हो या सन्नाटा कविता सदा सृजन करती है। सृजन मतलब क्या होता है, नया निर्माण। जब भी आंसू हुआ पराजित कविता सदा जंग लड़ती है। जब भी करता हुआ अकर्ता कविता ने जीना सिखलाया। यात्राएं जब मौन हो गई कविता ने चलना सिखलाया। जब भी तम का जुल्म बढ़ा है, अंधकार यानी कि अत्याचार, कविता नया सूर्य गढ़ती है। जब गीतों की फसलें लुटती शीत हरण होता कलियों का। शब्दहीन जब हुई चेतना तब तब चैन लूटा गलियों का। यो झूठे अनुबंध हो गए घर में ही वनवास हो रहा। यो गूंगे संबंध हो गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि कविता के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जब हम अपना निराश होते हैं, उत्साह हमारे अंदर से ख़त्म होने लगता है, तो कहीं ना कहीं कविता जो है हमारे अंदर वो उत्साह भरती है। कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, अगर उसके खिलाफ कविता लिखी जाए तो लोगों के अंदर उस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा आती है, उनके अंदर उत्साह और जोश पैदा होता है। तो कविता जो है वो क्या करती है, हमेशा हर परिस्थितियों में हर जगहों से हमें लड़ने और संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न है, कविता को सृजनात्मकता क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, होना चाहिए, क्या नहीं कहा गया, क्यों कहा गया है। प्रत्येक परिस्थिति में सृजक की भूमिका निभाने के कारण कविता को सृजनात्मक कहा गया। अब देखिए क्या, सृजनात्मक यानी कि नया निर्माण। अब मान लीजिए जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी कविताएं अपने पाठ में भी पढ़ी हुई हैं, आप देखते हैं कोई ऐसी परिस्थिति जो हमसे बिल्कुल प्रतिकूल है, हम उत्साहहीन हो गए हैं, निराश हो चुके हैं, तो हमेशा कविता हमारे अंदर वो उत्साह भरती है। वही चीज उन्होंने बोला कि प्रत्येक परिस्थिति में जो सृजक की भूमिका निभाने के कारण, यानी कि उस परिस्थिति से लड़ने और कुछ नई सोच निकालने के कारण कविता को सृजनात्मक कहा गया, क्योंकि इससे हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया सीखने और समझने को मिलता है। प्रश्न संख्या 2 है, कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन क्या है, कविता सदा जंग लड़ती है, ठीक है, ये बात तो कविता में कही गई है। कारण पढ़ते हैं, कविता संघर्ष की प्रेरणा देती है, बात सही। हमने कहा ना, जब हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में आते हैं, हम निराश हो जाते हैं, मान लीजिए हम नहीं उस परिस्थिति से लड़ पा रहे हैं, तो हमारे अंदर उस संघर्ष करने की प्रेरणा उसी कविता के द्वारा आती है। तो एक तरह से कविता ही तो जंग लड़ रही है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, कविता जीना कब सिखलाती है। हमें जीना कब सिखलाती है, जब कर्मठ अकर्मठ हो जाता है, जब लोग मौन साध लेते हैं, जब लोग हार जाते हैं, जब लोग संन्यास लेने की सोचने लगते हैं। तो सही क्या है, कविता जीना तब सिखलाती है जब कर्मठ अकर्मठ यानी कि कार्य करने वाला व्यक्ति
अपने कार्य करना, संघर्ष करना बंद कर देता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा संघर्ष करते आया, काम करते आया, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी हुई कि जहां पर उसने निराशा ले ली, वो अब नहीं संघर्ष करना चाहता, अब काम नहीं करना चाहता, तो उस जगह उस निराश हुए व्यक्ति के अंदर आशा की ज्योति कविता के द्वारा जलती है। समझ में आया? तो कहने का मतलब जब व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, उसके पास जीने की सारी चीज़ों की आशाएं बंद हो जाती हैं, तब कविता ही ऐसी होती है कि उसके अंदर वो जोश और उत्साह को जगाती है। प्रश्न संख्या 4 है, जब निराशा और अंधकार पांव पसारता है तब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तब हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कविता से मिलती है। जब निराशा और अंधकार पांव पसारता है तब प्रेरणा कविता से मिलती है। प्रश्न संख्या 5 है, परस्पर संबंधों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। यह भाव किस पंक्ति में आया है? परस्पर संबंधों में दूरियां बढ़ी, अब ये किस पंक्ति में, पूरी कविता में कौन सी पंक्ति में आया है? चलिए देखते हैं। यूं गूंगे संबंध हो गए, शब्दहीन हुई अब चेतना, यात्राएं जब मौन हो गई, जब गीतों की फसलें लुटती। तो यहाँ पर क्या है? संबंधों में दूरियां आने का तात्पर्य है यूं गूंगे हुए संबंध हो गए, तो यानी कि जो हमारे रिश्ते हैं उनमें दूरियां आने का तात्पर्य जो हो जाता है। ठीक है, तो जब तब भी क्या है, कविता ही हमारे अंदर वो जोश पैदा करती है कि हम अपने अंदर नजदीकियां लेकर आए। अब हमारे पास है काव्यांश संख्या है 7। क्या दिया गया है? जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो अब इस कविता में वो बता रहे हैं कि भाई हम अक्सर अपनी जो चीज़ें बीत जाती हैं उनको लेकर हम बड़ा अफसोस करते हैं। जो बात गई वो बात गई। आसमान से जब तारे टूट जाते हैं, क्या वो टूटे हुए तारों का अफसोस मनाता है? या कलियां जो मुरझा जाती हैं, फूल जो मुरझा कर गिर जाते हैं, तो क्या उपवन उसका अफसोस मनाते हैं? फिर से नई कलियां खिलती हैं। तो जो हो गया वो गया, जो उसका अफसोस नहीं मनाना चाहिए, आने वाले समय को देखना चाहिए। आपके विचार से जीवन में एक सितारा किसे माना होगा? एक सितारा, अब इसे हम कई चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत प्रिय था, चला गया, बहुत प्रिय चीज थी, वो चली गई। होता ना, अब कोई भी हमारी प्रिय चीज हमसे चली जाती है तो हम उसका बड़ा अफसोस मनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक सितारा मतलब जो सबसे प्रिय हो उसे जीवन में एक सितारा माना गया होगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, संबंध हो सकते हैं, कोई भी पल हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत प्रिय हो। तो यहाँ एक सितारा उसके लिए, जैसे हम लोग के लिए, हम लोग के जीवन में कभी कभी बहुत सारे आप लोगों को देखते हैं कि भाई प्रेम संबंध विच्छेद हो गया, पागल हो गए, डिप्रेशन में चले गए। अरे एक रिश्ता टूटा है और बन जाएंगे, इतना डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है? मतलब कहने का तात्पर्य, हमारी कोई बहुत प्रिय, मेरी बहुत टी शर्ट प्रिय थी, अब वो टी शर्ट जो है वो फट गई, अब उसका दिनों दिन अफसोस चल रहा है, ये क्या बात हुई? अरे भाई एक गई है दूसरी आएगी, भाई एक फटेगी तभी तो तुम दूसरी नहीं खरीदोगे, वरना एक पूरी जिंदगी क्या एक ही पहनते रहोगे। कहने का मतलब है अगर हमसे कोई चीज बिछड़ती है या हमसे टूटती है, हमेशा ध्यान रखना, कोई रिश्ता हो, कोई वस्तु हो, उसको लेकर अफसोस नहीं, उसके जाने का तात्पर्य ये है कि कोई नई चीज आने वाली है, हमेशा ध्यान रखना। नहीं तो जैसे अब मान लो जो खाने, एक पिज्जा जो तुमको बहुत प्रिय है, थाली में लेकर बैठ जाओ, तुमको प्रिय है, मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं खाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, तुम मत खाओ, कितने दिन नहीं खाओगे, सड़ जाएगी, वो सड़ जाएगा, नहीं बचेगा ना। उसी तरीके से
कि किसी प्रिय चीज का चला जाना वो एक नई शुरुआत की आगाज होता है। हमेशा ये चीज समझना, चाहे कोई रिश्ता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई पल हो, हमेशा ध्यान रखना अगर वो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वो तुमसे जुदा हो गया है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ और नया अच्छा आने वाला है। टूटे तारों का शोक कौन नहीं मनाता? जाहिर सी बात है आकाश नहीं मनाता। आकाश में इतने सारे तारे हैं, अब उसमें से कुछ टूट जाते हैं तो क्या आकाश अफसोस मनाता है? ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास तो और भी तारे हैं, और नए जन्म लेंगे तारे, ठीक है ना। टूटते तारों का शोक आकाश नहीं मनाता है। मधुबन किसका प्रतीकार्थ है? मधुबन बगीचे का, संसार का, जंगल का या पहाड़ का? तो मधुबन जो प्रतीकार्थ दिया गया है वो संसार का है। यानी कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, और वो रिश्ते हैं कलियां और फूल जो हमसे बिछुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो क्या ये संसार उस चीज का अफसोस मनाता है? क्योंकि देखिए हमारे जीवन में हमारे जो प्रिय रिश्ते हैं, हमारे माँ बाप हैं या कोई भी आर लीजिए, वो ताउम्र के लिए तो नहीं आए हैं भाई, वो भी अपनी एज पूरी करेंगे, चले जाएंगे इस संसार को छोड़कर, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। मेरे माँ बाप मेरे लिए आज प्रिय हैं, लेकिन उनकी उम्र होगी, वो मुझे छोड़कर जाएंगे। तो क्या ये संसार उनके चले जाने वालों के साथ थोड़ी देर तो शोक मनाता है, पर ताउम्र तो नहीं मनाता ना। तो ये एक शाश्वत सत्य है। यहाँ पर वो मधुबन जो है वो संसार का रूप है, कलियां इस संसार में रहने वाले लोगों का रूप है कि उनका अपना एक जीवन काल है, वो खिलेंगी, मुरझाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरह इंसान पैदा होगा, मरेगा, ये सत्य है। प्रश्न संख्या 4 है, कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। तात्पर्य यह है कि बीती बातों पर दुख नहीं मनाना चाहिए तथा बीते अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ गलत हो गया, हम बैठे रो रहे हैं, रो ही रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अरे हो गया, कभी कभी सबको, जब बुरे एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो तुम कैसे सीखोगे कि तुम्हें आगे क्या करना है? जीत का मजा लेने के लिए हार का मजा चखना जरूरी है ना। जब तक हम हारेंगे नहीं, उसका मजा नहीं लेंगे, तब तक जीतने की खुशी हमारे लिए क्या है? वही चीज है। तो जो चीजें बीत गई उसके सहारे नहीं बैठना चाहिए और आने वाले एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। प्रश्न संख्या 5 है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां में अलंकार क्या है? अब अलंकार देखना क्या है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब मधुबन की छाती होती है? छाती तो मनुष्य की होती है नहीं होती ना। तो इस तरीके से सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो गया आपका मानवीकरण का। यहाँ पर एक प्रकृति को मानवीय जो अंग होते हैं उनसे इन्होंने कंपेयर करना चाहा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार। वैसे इस अलंकार में आपके इस पंक्ति में श्लेष अलंकार भी है। मधुबन की छाती को संसार के साथ इन्होंने, कलियां, यहाँ पर आप जो कलियां शब्द आ रहा है यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ पर कलियां शब्द तो सीधे सीधे तात्पर्य है फूल खिलने से पहले की अवस्था भी है, और दूसरी चीज है यहाँ पर सांसारिक रिश्ते भी, ठीक है। तो कलियों में श्लेष अलंकार भी है, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं था तो हमने मानवीकरण अलंकार दे दिया, ठीक। चलिए अब हमारे पास आ गया काव्यांश संख्या 8। क्या दिया गया है, बहुत घुटन है बंद घरों में खुली हवा तो आने दो, संशय की खिड़कियां खोल किरणों को मुस्काने दो, ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं है, चमक दमक आपाधापी है पर जीवन का नाम नहीं है, लौट न जाए सूर्य द्वार से नया संदेशा लाने दो, हर माँ अपना राम जोहती कटता क्यों वनवास नहीं है, मेहनत की सीता भी भूखी रुकता क्यों उपवास नहीं है, बाबा की सूनी आंखों में चुपता तिमिर भगाने दो, हर उदास राखी गुहारती भाई का वह प्यार कहाँ है, डरे डरे रिश्ते भी कहते अपनों का संसार कहाँ है, गुमसुम गलियों को मिलने दो खुशबू को बिखराने दो, आज कल की इस आधुनिकता भरी जिंदगी में जहां मनुष्य पूरी तरीके से मशीन बनता जा रहा है,
वो शहर जहां पर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उठती जा रही हैं, जहां घर का आंगन नहीं है, जहां लोग बैठकर आपस में बात कर सकें। इतनी ज्यादा व्यस्तता है कि सारे रिश्ते जो हैं एक साथ होते हुए भी सबका एक दूसरे को बेसब्री से इंतजार है। तो कहने का मतलब है आजकल के इस शहरी जीवन में जहां हम सिर्फ व्यस्त हैं, मशीनी बनकर पूरी तरीके से सिर्फ धन अर्जित करने में लगे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों पे ये कविता पूरी तरीके से एक व्यंग्य है। ठीक है, देखिए हमने भी एक कविता बना दी, हमारा भी तुकांत बन गया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये कविता जो आजकल हम लोग अपनी जीवन शैली जी रहे हैं, जहाँ रिश्ते माँ बाप भाई बहन, जहाँ माँ बच्चे का इंतजार कर रही है, पिता बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो तो ऑफिस में बिजी है, पत्नी बैठी है खाना लेकर, भैया पति आए तो खाएं, वो इंतजार कर रही है, बच्चों को अपने पिता का इंतजार है, बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे घर बना लिए हैं, सूरज की रोशनी आ नहीं रही है। तो एक तरीके से ये शहरी जीवन के को उकेरा गया है इस कविता के माध्यम से। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है? सूर्य द्वार से ही लौट जाएगा। ठीक है, सूर्य द्वार से ही लौट जाएगा, ऊंचे भवन तथा आंगन ना होने के कारण। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब बहुत बड़े बड़े जो ये जो घर बन जाते हैं, इसकी वजह से हमारा घर छोटा हो गया, तो अब सूरज क्या है, उसकी रोशनी घर तक नहीं आती है, तो यही कारण। तो यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों सही है। मतलब क्या है, देखिए सूर्य द्वार से लौट जाएगा यानी कि घर के अंदर सूर्य धूप नहीं आएगी, ऊंचे भवन और आंगन ना होने के कारण, यानी कि हमारा घर जो है वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिनकी वजह से धूप अब मेरे घर पर नहीं आ रही है। ठीक है, शहरों में यही होता है। प्रश्न संख्या 2 है, आज रिश्तों के डरे डरे होने का कारण आप क्या मानते हैं? डरे डरे होने का कारण यहाँ पर हम ये मानते हैं अपनेपन की कमी। भाई जब हम पूरी तरीके से अपने जीवन में व्यस्त हैं, पूरा पूरा दिन ऑफिस है, सब कुछ है, हम अपने ही लोगों से बैठकर चार हंसी खुशी की बातें नहीं कर पाते। भाई हमको क्या तकलीफ है, क्या चीज़ें हम सोच रहे हैं, जब हम अपनों से ही नहीं शेयर कर पाते हैं तो क्या बताइए, अपनेपन की कमी होगी कि नहीं? मतलब एक ही घर में माँ बाप भाई बहन बच्चे बीबी सब रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए समय नहीं है देने के लिए कि हम खुलकर चार मीठी बातें कर सकें। तो उसके चक्कर क्या होगा, हम साथ रहते हुए भी अपनापन नहीं है। तो इसी कारण से ये रिश्ते जो है ना कहीं डरे होते हैं। जब अपनापन नहीं है तो उनके टूट जाने का भी उतना ही डर होता है। तिमिर शब्द का अर्थ काव्य पंक्ति के संदर्भ में बताइए। वैसे तो तिमिर शब्द का मतलब होता है अंधकार। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार या अंधेरा। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि काव्य पंक्ति में बताइए, अकेलापन, उदासी, दुख या बीमारी। तो यहाँ पर तिमिर शब्द का जो कविता के अनुसार अर्थ है वो है अकेलापन। सबके होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हर व्यक्ति अकेला है। रीजन, समय नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। संशय की खिड़कियां खोल में अलंकार कहाँ है? अब बताइए, अब ध्यान से देखिए, संशय की खिड़कियां खोल में अलंकार आ रहा है आपका रूपक अलंकार। यहां पर अलंकार किस में है? खिड़कियां। खिड़कियां शब्द, खिड़कियां का तात्पर्य यहां पर एक ही में दो अर्थ ले रहा है। पहली चीज तो यह है कि सूरज की धूप आने के लिए उन्होंने बोला कि खिड़कियां खोलो। संशय यानी कि डाउट, डाउट की यानी कि अब डाउट कैसे होगा, यहां पर खिड़कियां का मतलब है आप एक दूसरे का भेद मिटाओ। जब हम साथ बैठेंगे तो हम एक दूसरे से जो है कुछ बातें कर पाएंगे, जब बातें कर पाएंगे तो हमारे अंदर जो डाउट्स हैं उसकी खिड़कियां खुल जाएंगी। और जो खिड़कियां यहाँ पर तात्पर्य लिटरल खिड़कियों से भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो ये दो चीजों का अर्थ तो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद संशय की खिड़कियां, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर जो दिया गया है ना संशय की खिड़कियां, तो रूपक अलंकार का मेन अर्थ क्या होता है आप मुझे बताओ। जहां पर हम विशेषण और विशेष को पास ले आते हैं और उन दोनों के बीच एकता हो जाती है। तो खिड़कियों में तो हमने देख लिया कि ये आपका अलंकार जो चल रहा है वो। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर संशय की खिड़की, संशय की खिड़की का तात्पर्य होता है डाउट रूपी, डाउट जो है, संशय का मतलब डाउट हुआ और खिड़कियां खोलने का तात्पर्य होता है खोल देना। तो यहाँ पर होगा आपका रूपक अलंकार, यानी कि खिड़कियां खोलने से सीधे सीधे मतलब है कि डाउट रूपी खिड़कियों को खोलना।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने क्या संदेश दिया है। इस पूरी कविता में उन्होंने मेलजोल बढ़ाने का संदेश दिया है। सबसे पहले क्या है, आपस में मेलजोल बढ़ाइए। अब हम आ गए काव्यांश संख्या 9 पर। क्या दिया गया है, मेरा मांझी मुझसे कहता रहता था, मैं इनसे जितना ही बचकर चलता हूँ, बिना बात तुम नहीं किसी से टकराना, उतना ही मिलती ये ग्रीवा ताने, पर जो बार बार बांधा बन के आए, रख अपनी पतवार कुदाली को लेकर, उसके सिर को वहीं कुचलकर बढ़ जाना। तब मैं इनका उन्नत भाल झुकाता, जानबूझकर जो मेरे पथ में आती है, जीवन की नैया का चतुर खिवैया में, भव सागर की चलती फिरती चट्टाने, भव सागर में नाव बढ़ाए जाता हूँ। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों से या तो एक तरीका है कि बचकर निकल जाओ, दूसरा तरीका है कि उनसे लड़कर जाओ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, नैया पतवार लेकर चल जाओ, यानी कि इनसे ऊपर बचकर निकल जाओ, कुदाल लेकर तोड़ दो, अर्थात इन मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ो। तो ये बात कविता में बताई गई है। कवि ने अपना मांझी किसे कहा है, कवि अपना मांझी मतलब आत्मबल, हमारे अपने अंदर की शक्ति। क्या कहता है, आत्मबल के सहारे ही बाधाओं को पार कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, अगर हमारे अंदर ही हिम्मत नहीं है तो हम कैसे लड़ पाएंगे, मुझे बताओ। हम नहीं लड़ सकते ना, हम लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। सबसे पहले हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो हमारी हिम्मत हमसे क्या कहती है कि हम इस मुसीबत से लड़ सकते हैं, हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो मैं लड़ जाता हूँ, मैं जूझ जाता हूँ, ठीक है। उन्नत भाल का क्या आश्रय है, बाधाओं का विकराल रूप, ऊंचा पहाड़, गर्व से भरा व्यक्ति, सफलता से युक्त जीवन। तो यहाँ उन्नत भाल का तात्पर्य है बाधाओं का विकराल रूप, यानी कि हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें, उनका इतना एक पहाड़ लाकर सामने खड़ा कर दो। अगर मेरे अंदर आत्मबल है तो मैं लड़ जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे अंदर वो आत्मबल नहीं है तो मैं तो नहीं जूझ पाऊंगा। तो वही उन्नत भाल का मतलब पूरा एक विकराल रूप बाधाओं का। अब कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन ए और कारणार को पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है, इस काव्यांश में हमें कवि प्रेरणा दी है। अब इस काव्यांश में कवि हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं, बाधाओं को पार कर मंजिल की ओर बढ़ने का। बात सही है, उन्होंने बोला ना कि भाई हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, हमें इनसे लड़ना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यही उन्होंने प्रेरणा दी है। तो हम यहाँ कहेंगे कथन ए और कारण आर दोनों सही है। जीवन की नैया का चतुर खिवैया, कवि ने किसे कहा, जीवन की नैया का चतुर खिवैया। तो ये हमारा जीवन क्या है, वो एक नाव के बराबर है। अब इसका खवैया कौन है, इसके खिवैया तो हम ही हैं ना, स्वयं हम ही हैं। हम ही तो अपने जीवन से लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है, हम ही लड़ रहे हैं, और तो कोई नहीं लड़ रहा। तो इस तरीके से हम स्वयं ही अपनी जीवन के खिवैया, अपने जीवन को हम ही आगे लेकर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मेरा मांझी मुझे कहता में अलंकार है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, मेरा का माँ, मुझे का माँ और मांझी का माँ, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। चलिए अब हम आ गए काव्यांश संख्या 10 में। यहाँ क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में, प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता है, जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें, नुकीले पत्थरों सी दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में, पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा, पर बच्चों को फूलों वाले बगीचे की दुनिया में तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। मुझे माफ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझता था मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच ही दुनिया में निकल गई हो, मैं खुश हूं सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। तो यहाँ पर एक पिता का कंसर्न और प्यार अपनी बेटी के लिए दिखाया जा रहा है कि जब तक एक बच्चा अपने पिता की छत्र छाया में रहता है
तो उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपने लिए एक नई दुनिया बसाता है और समझदार होता हुआ चला जाता है। चलिए देखते क्या है। बच्चे माता पिता की उदासी में उजाला भर देते हैं। ये भाव किन पंक्तियों में आया है? बात सही है, हम बहुत निराश हों, बहुत उदास हों, अगर बच्चे खिलखिलाकर हमारे पास आ जाएं तो उस दिल की थकान, तकलीफ, दुख सब कुछ अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता है दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में, तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। ठीक है, माना कि मैं एक पिता होते हुए मना जाने कौन सा पिता हूंगा, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा नंबर 1 हो। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन के रात के आकाश में। तो बच्चे माता पिता की उदासी में उजाला भरते हैं, ये लाइन हमारी लास्ट वाले में, यानी कि तुम्हारी निश्चल आंखें, यानी कि तुमको देखकर, तारों सी चमकती आंखों को देखकर मेरे अकेलेपन की रात, यानी कि जिस समय मैं बहुत उदास हूं वो उदासी दूर हट जाती है, तारों सी चमकने लगती है, ऐसा हो जाता है। प्रायः बच्चों को पिता की सीख कैसी लगती है? नुकीले पत्थर सी। पिता माता जब भी बोलते हैं ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, नसीहतें उन्हें बहुत बुरी लगती हैं। तो क्या है देखिए, प्रायः बच्चों को पिता की सीख नुकीले पत्थरों की भांति प्रतीत होती है, उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती है। वो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। अगर पापा ने कोई चीज़ कही है या मम्मा कोई चीज़ कह रहे हैं तो आप हमेशा आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपको उनकी दी हुई बातें पसंद नहीं आती हैं, है ना, वो वैसी लगती हैं। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनिए। अब हमारे पास कथन है, कारण है, पढ़ते हैं। कथन है, माता पिता के लिए अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है। बात सही है। अब पूरे दुनिया में बहुत होते हैं लेकिन हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे प्रिय होता है। नेक्स्ट है, प्रेम और मोह के कारण। जाहिर सी बात है कि हम अपने बच्चे से जितना प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, इसीलिए मेरा बच्चा मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कथन ए और कारण आर दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने किस बात को अपनी मूर्खता माना है और क्यों? किस बात को वो कह रहे हैं कि मेरी मूर्खता है, और क्यों कह रहे हैं? बेटी पिता की छाया में ही सुरक्षित और खुश कभी नहीं होती। पिता की छाया से बाहर भी लड़की आत्मनिर्भर और खुश है। यह ना समझ पाना कि पिता अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता इसीलिए वह खुश नहीं है, या ये सभी। तो यहाँ पर कवि ने अपनी मूर्खता माना है कि पिता की छाया से बाहर भी लड़की आत्मनिर्भर और खुश है। हर पिता ये सोचता है कि जब तक मेरे बच्चे मेरे प्रोटेक्शन में रहेंगे तब तक वो खुश हैं, बाहर दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बच्चा बड़ा होता है और अपने लिए अपनी दुनिया बनाता है, अपने एक्सपीरियंस लेता है, आत्मनिर्भर भी बनता है और खुश भी होता है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये है कि उपरोक्त पंक्ति का अर्थ है पिता का प्रेम और नसीहतों के रूप में प्रकट होना और अपना प्रेम खुलकर प्रकट करना इत्यादि। कहने का मतलब है कि भाई माता अपना प्रेम प्रकट कर लेती है लेकिन पिता अपना प्रेम कभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि पिता के प्रेम प्रकट करने का तरीका अलग होता है। वो अपना कंसर्न दिखाते हैं, वो अपना लव नहीं दिखाएंगे, वो अपना कंसर्न दिखाते हैं, जिसे कंसर्न वो अपनी नसीहतों की भांति देते हैं। ठीक है, और नसीहतें कभी हमें चुभती हैं, इसीलिए कहा गया कि पिता का प्यार दिखाई नहीं, क्योंकि वो चाहते कि मेरे बच्चे को चोट ना लगे, इसीलिए वो टाइम टाइम पे आपको नसीहतें देते हैं और वो नसीहतें बच्चों को चुभती हैं, इसीलिए कहा गया है कि पिता का प्यार दिखाई नहीं देता है। अब हम आ गए काव्यांश संख्या 11 पे। क्या दिया गया है? नदी में नदी का अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब पानी का है। जैसे पोथियों में उनका अपना कुछ नहीं, कुछ अक्षरों का तो कुछ ध्वनियों और शब्दों का है, कुछ पेड़ों का, कुछ धागों का, कुछ कवियों का। जैसे चूल्हे में चूल्हे का अपना कुछ भी नहीं होता, ना जलावन ना आंच ना राख। जैसे दिए में दिए का ना रुई ना उसकी बाती, ना तेल ना आग ना दियाईली। वैसे ही नदी में नदी का अपना कुछ नहीं होता। नदी ना कहीं आती है न जाती है, वह तो पृथ्वी के साथ सतत पानी पानी गाती है।
नदी और कुछ नहीं पानी की कहानी है, जो बूंदों से सुनकर बादलों को सुनानी है। तो कहने का मतलब है इस जीवन में हम आते हैं, इस जीवन में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है। लेकिन जब मरकर जाते हैं तो क्या अपने साथ कुछ लेकर जाते हैं? कहने का मतलब इस जीवन में हम आते हैं, सब कुछ कहते हैं मगर मेरा है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह के नदी के अंदर नदी का कुछ नहीं होता, ठीक है, दिए के अंदर दिए का कुछ नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए कि कहने का इस मतलब इन्होंने इतने सारे उदाहरण देकर सीधे मतलब ये दिया है कि इस जीवन में हम जब आते हैं तो यहाँ पर हम बहुत कुछ अपने लिए खड़ा करते हैं और सबको अपना कहते हैं, लेकिन जाते अकेले ही हैं और ना कुछ लेकर जाते हैं। तो मतलब अपना होते हुए भी यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं होता है। कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है देखते हैं। नदी का अपना कुछ भी नहीं, सब पानी का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नदी का अस्तित्व भी पानी से, बात सही है। नदी, हम कहते हैं ना नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो क्या नदी बह रही होती है? पानी बह रहा होता है। अब अगर उस नदी के अंदर पानी नहीं होगा तो क्या वो नदी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। उसी तरीके से नदी का अस्तित्व ही क्यों है? उस पानी की वजह से। पानी नहीं होगा तो नदी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है सही? कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, उसको ढूंढना है। ध्वनियों और शब्दों का महत्व है, बिल्कुल, एक पुस्तक में ध्वनियों और शब्दों का महत्व होता है। पेड़ों और धागों का योगदान होता है, बिल्कुल, पेड़ों से पन्ने बनते हैं, धागों से सिया जाता है। कवियों की कलम उसे नाम देती है, सही। पुस्तकालय उसे सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो है आपका लास्ट, पुस्तकालय उसे सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है, कवि, पोथी, चूल्हे आदि उदाहरण क्यों दिए गए हैं? कवि का दिया गया, पोथी का दिया गया, चूल्हे का दिया गया। अब ये उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए क्या है, कवि, पोथी, चूल्हे आदि का उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि हमारा अपना कुछ भी नहीं होता। इस धरती पर हम आते आते हमने कहा ना कि यहाँ सब कुछ बोलते हैं हमारा अपना, लेकिन हमारा अपना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम बोले कि ये मेरा अपना शरीर है तो हम क्या बोले? आत्मा का शरीर होता है? नहीं होता। शरीर मर जाएगा, आत्मा तो निकल जाएगी, आत्मा तो नहीं मरेगी ना। तो ये एक तरीके से मेरा यहाँ अपना कुछ भी नहीं होता, शरीर भी मेरा अपना नहीं होता। नदी की स्थिरता की बात कौन सी पंक्ति में कही गई है? अब पंक्ति आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, नदी की स्थिरता की बात, नदी ना कहीं आती है न जाती है। बात सही है, नदी कहीं आती है जाती है नहीं, पानी आ रहा है और जा रहा है। नदी तो अपनी जगह है ना, नदी का अस्तित्व पानी से है, नदी अपनी जगह है, पानी आता है और जाता है, पंक्ति में कही गई है। प्रश्न संख्या 5 है, बूंदे बादलों से क्या कहना चाहती होंगी? अब देखिए, जो नदियां हैं, तालाब हैं, ये जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, इनका निर्माण ही इन बादलों और बूंदों से होता है। तो यही चीज कहा गया है, भाई बूंदे बादलों से क्या कहना चाहती है? सूखी नदी और प्यासी नदी को पुकार, भूखे प्यासे बच्चों की कहानी, पानी की कहानी, नदी की खुशियों की कहानी। तो बूंदे बादलों से क्या कहती हैं? वो है पानी की कहानी। पानी की कहानी कैसे? अब भाई जो बादल हैं वो बूंदे बरसाएंगे तभी तो नदी में पानी आएगा, कैसे आएगा? तो इसीलिए बूंदे बादलों से पानी की कहानी बता रही है। चलिए अब हम आ गए काव्यांश संख्या 12 पे। यहाँ क्या दिया गया है? क्या कुटिल व्यंग है, दीनता वेदना से अधीर है, आशा से जितना नाम रात दिन जपती है, दिल्ली के वे देवता रोज कहते जाते, कुछ और धरो धीरज किस्मत अब छपती है, किस्मतें रोज छप रही हैं मगर जलधार कहाँ, प्यासी हरियाली सूख रही है खेतों में, निर्धन का धन पी रहे लोभ के प्रेत छिपे, पानी विलीन होता जाता है रेतों में, हिल रहा देश कुत्सा के जिन आघातों से, वे नाद तुम्हें ही नहीं सुनाई पड़ते हैं, निर्माणों के प्रहरियों तुम्हें ही चोरों के काले चेहरे क्या दिखाई नहीं पड़ते हैं।
तो होश करो दिल्ली के देवो होश करो, सब दिन तो यह मोहिनी ना चलने वाली है, होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, दिल्ली की दुर्व्यवस्था पर, वहां के शासन पर, वहां के भ्रष्टाचार पर ये एक खुला व्यंग है। इस कविता के माध्यम से दिल्ली सरकार के ऊपर एक व्यंग कसा गया है कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों को लूट रही है, सुविधाएं दे रही है और खुद उसकी सरकार के ही कार्यकर्ता उसको लूट कर लेकर चले जा रहे हैं। जरूरतमंदों तक वो जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है, अब इस पर आपके सामने प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए, गरीबों के प्रति कुटिल व्यंग क्या है। अब वो क्या कह रहे हैं, गरीबों के प्रति कुटिल व्यंग है, धीरज रखने का अनुरोध है, भाग्य पलटने का आश्वासन है, कुछ और काम करने का आग्रह है, वेदना और अधीरता है। तो गरीबों के प्रति कुटिल व्यंग क्या है, धीरज रखने का अनुरोध है कि भाई थोड़ा सा और रखो, अभी सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा और रखो, क्योंकि सरकार यही आश्वासन दे रही है, अभी थोड़ा रुकिए सही हो जाएगा, फिर रुकिए सही हो जाएगा, फिर रुकिए सही करिए। तो इस तरीके से वो सिर्फ आश्वासन देती जा रही है, हो नहीं रहा, धीरज धरती जा रही। एक तो बेचारे वो पहले ही परेशान है, ऊपर से और तुम कह रहे हो कि भाई थोड़ा और पेशेंस रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के देवता कौन है। किन्हें दिल्ली का देवता कहा गया है। दिल्ली के वे देवता शक्तिशाली शासक हैं जो केवल धीरज रखने की बात करते हैं। वहां के शासक जो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और पेशेंस करो अभी सही हो जाएगा, थोड़ा सा और पेशेंस करो अभी सही हो जाएगा, थोड़ा सा और करो अभी सही हो जाएगा, तो उनको दिल्ली का देवता कहा गया है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं कर दूंगा लेकिन थोड़ा सा, और वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चीज है। कौन सी पंक्ति परिवर्तन होने की चेतावनी दे रही है। चेतावनी कौन सी पंक्ति दे रही है, चलिए देखते हैं। और धरो धीरज किस्मत अब छपती है, पानी विलीन होता जाता है रेतों में, तो होश करो दिल्ली के देवों, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। तो यहां पर जो है परिवर्तन की तरफ कौन सी चेतावनी दे रहा है पंक्ति, वो है मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। यानी कि हम चेतावनी दे रहे हैं, जल्दी ही जनता चेतावनी दे रही है दिल्ली के देवताओं को, तुम सुधर जाओ नहीं तो कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। पानी विलीन होता जाता है रेतों में, कथन का क्या आश्रय है। यानी कि भाई आप बहुत सारी सुख सुविधाएं तो आप बहुत सारी बोल रहे हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं हो रहा। जैसे बोला जाए ना, पानी अगर बहना शुरू करेगा तो रेत के अंदर चला जाता है, ठीक है, जो प्यासा है वहां तक नहीं पहुंच रहा। यानी कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं सुविधाएं चलाई तो जा रही है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है, वो बीच में ही कहीं गायब हो जा रही है। पानी विलीन होता जाता रेतों में, इस कथन का आशय है गरीबों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही। अब इसका एक ये भी मतलब है, यानी कि सरकार से सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, मगर जो मिडिल वाले हैं, यानी कि जो और कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो बीच से ही उन सुविधाओं को खुद ले रहे हैं। जो जरूरतमंद तक है उन तक वो योजनाएं या सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कथन और कारण आधारित। कथन क्या है, निर्माण के प्रहरी अनदेखी करते हैं। निर्माण के प्रहरी यानी कि जो चीजें बना रहे हैं वो चोरों और भ्रष्टाचारियों की। अब यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, सीधे इसमें व्यंग्य है। सरकार क्या कर रही है, वो सुख सुविधाएं दे रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। उसके बीच में जो सरकार के ही कार्यकर्ता हैं वो उन सुख सुविधाओं को ले रहे हैं। सरकार ये बात जानती है, लेकिन तब भी उन बीच वालों को, यानी कि उनको जो है वो बचा रही है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है निर्माण के प्रहरी अनदेखी करते चोरों और भ्रष्टाचारियों को। जो लोग सुख सुविधाओं को लूट कर ले जा रहे हैं गरीबों को मिलने वाली, उनका प्रोटेक्शन खुद सरकार ही कर रही है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, कथन और कारण दोनों सही है। तो इस तरीके से हमने देखा काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरी कविताओं के जो काव्यांश दिया उसके अर्थ में घुसना ही नहीं है, पहले ध्यान रखना। जितनी आप अगर उसमें अर्थ में घुसने, अगर आपने उसको समझने के लिए बैठ गए तो समझ लेना बहुत टाइम चला जाएगा। आप कुछ पंक्तियों से ही उसके पूरे अर्थ को समझ जाओगे और बाकी सारी चीजें आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी।
ठीक है। इसी तरीके से काव्यांश को हल करना है, क्योंकि देखिए अगर आपने काव्य पंक्तियां लगातार पूरे साल पढ़ी हैं तो आपको काव्य पंक्तियों के अर्थ को समझने में सेकंड्स नहीं लगेंगे। आप जैसे ही काव्य पंक्ति पढ़ोगे आपको तुरंत अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया है, तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि पहले पढ़ो, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपठित बोध से संबंधित हमारे जो दो चीजें आ रही थी, गद्यांश और पद्यांश, हमने खत्म कर दिया। अब आप बोलोगे कि मैम अब क्या? देखिए हमारे लाइव सेशंस आपको मिल ही रहे हैं, जिसमें हम आपको काव्य खंड का रिवीजन और गद्य खंड का रिवीजन करा ही रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चंस के, उसके बाद हम अब जल्दी ही व्याकरण का मैराथन लेकर आ रहे हैं। PYQs आपको मिल ही रहे हैं और साथ ही साथ अब सैम्पल पेपर्स भी मिलना आपको शुरू हो जाएंगे ताकि आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं कुछ नए सैम्पल पेपर्स और कुछ और प्रैक्टिस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।